हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ जय शर्मा। स्वागत है आपका नर्सिंग फाउंडेशन की एक और नई क्लास में, जिसके अंदर आज हम सेफ्टी मेजर्स के बारे में बात करेंगे। लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड, दैट इज सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर्स के अंदर जो है, आपको सेफ्टी के लिए ध्यान रखने चाहिए पेशेंट के जो ये कुछ राइट्स हैं उनके बारे में, पेशेंट के जो अधिकार है उनके बारे में, जिसमें सबसे पहले आता है राइट क्लाइंट। क्लाइंट जो है राइट होना चाहिए। राइट क्लाइंट का मतलब होता है आपको इस पेशेंट को ड्रग देनी और ये वाली ड्रग दे, इस पेशेंट को ड्रग दे दी तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। मेडिसिन जिसको जो प्रिस्क्राइब्ड हो वही देनी है विथ पर्टिकुलर ड्रग। पता चले कि आपने जो है ड्रग जो है एसिटामिनोफेन देनी है, आपने साइक्लोप्रोपाइल दे दी या फिर आइसोप्रोपिल दे दी तो नहीं, ऐसा आपको सही करना है। राइट ड्रग के अंदर क्या दे रखा है, रीड द लेवल ऑफ द मेडिकेशन कंटेनर एंड नेम द मेडिकेशन और द मेडिकेशन इन द कार्ट्राइज। हमारी जो मेडिकेशन जो कार्ट्राइज होती है उसके है ना, मेडिकेशन के नाम को जो है 3 बार पढ़िए। इसके अलावा कंटेनर के जो लेबल है उसको भी अच्छे से हमें पढ़ना चाहिए। इसके बाद में बिफोर टेकिंग द ड्रग फ्रॉम शेल्फ, बिफोर मेजरिंग इट व्हेन रिटर्न इट टू द कंटेनर। कब कब पढ़े, जब आप उस ड्रग को जो है सेल्फ से लेते हैं उससे पहले पढ़िए, उसको मेजर करने के समय पढ़िए, उससे पहले पढ़िए, और उसके अलावा जो है आप जब उसको रिटर्न करते हैं शेल्फ पे उस समय भी आप जो है पढ़िए। 3 समय जो है कौन कौन से पढ़ने होते हैं, दैट आर बिफोर टेकिंग द ड्रग फ्रॉम शेल्फ, बिफोर मेजरिंग इट, एंड तीसरी जो है व्हेन रिटर्न द कंटेनर टू द शेल्फ। तीसरी चीज है हमारे राइट डोज। राइट डोज जितना दिया है कि 0.5 ml दिया है, 1 ml दिया है, 2 ml दिया है, पर mg पर ग्राम दिया है, उस हिसाब से आपको जो है उसको एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए। राइट डोज होना चाहिए। राइट टाइम 15 मिनट बिफोर एंड आफ्टर द डिजाइनेटेड टाइम। दिए गए टाइम से 15 से और मिनट पहले और बाद में जो है आपको उसको ऑब्जर्व चेक करना चाहिए। राइट मेथड से पता चला आपको देना उसको ओरली एंड इंजेक्शन लगा दिया, नहीं तो लोकल देना है तो लोकल ही देंगे, ट्रॉपिकल देना है ट्रॉपिकल ही देंगे, ओरिजिनल सॉरी ओरल देना है ओरल देंगे, पेरेंट्रल देना है पेरेंट्रल देंगे। और उस चीज का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड रिपोर्टिंग इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा हम बात करते हैं तो एससी की बात करते हैं, अप टू 1 cc 1 ml पर 5 to 8 इंचेस 15 गोज के निडल से जो है हम क्या करते हैं, 5 by 8 इंचेस का जो है एक 1 cc का या 1 ml का जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। आईएम जो है 3 cc का करते हैं, यानी कि 1 से 1.5 इंचेस का या बार बार 222 गेज का, सॉरी 22 गेज का जो कैन्युला है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में हम साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जो मसल्स पे लगने वाले इंजेक्शन है वो कहाँ कहाँ लगता है, सबसे पहले जो आता है वो कौन सा आता है, बटक्स के ऊपर। कौन सा, ध्यान रखना, बटक्स के ऊपर हम लगाते हैं कौन सा, अपर और आउटर क्वाड्रेंट ऑफ बटक। ये हमारा एक बटक है, इसको हमने 4 भागों में बांटा। अब इसके जो ये अपर और आउटर क्वाड्रेंट है, इसके ऊपर जो है हम 90 डिग्री पे, 90 डिग्री ऑफ एंगल पे जो है हम इसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। किसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, इंजेक्शन को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। इस चीज को ध्यान रखना। 4 क्वाड्रेंट होते हैं जिसके अपर और आउटर क्वाड्रेंट पे 90 डिग्री के ऊपर जो है हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। दूसरा आता है वर्टल ग्लूटेसाइल। वेंट्रोग्लूटेसाइल में क्या होता है, इंडेक्स फिंगर ऑन द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, मिडल फिंगर ऑन इलियक स्टिक विद द वी शेप। इस प्रकार का हम शेप जो है वो यूज बना के हम क्या करेंगे, इंजेक्शन की साइड पे इंजेक्शन को जो है 90 डिग्री पे हम जो है एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। तीसरा है वेस्टस लेटरस साइड। वेस्टस लेटरस साइड कौन सी होती है, हमारी लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, जो कि बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। 1 से कम महीने के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो हमारे को क्या देखने को मिलती है, लेटरल एस्पेक्ट, यानी थाई के दोनों जो एस्पेक्ट होते हैं। मान लो ये एक बच्चा है, उसकी थाई है, उसकी जो ये थाई है, उसकी जो जांग है, उसके लेटरल एस्पेक्ट चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, तो उस समय जो है हम क्या करते हैं कि इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, इस चीज को हम क्या करते हैं बच्चों की इस जो लेटरल एस्पेक्ट पे जो है हम क्या करते हैं, इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। प्रेफर्ड साइट ऑफ इन्फेंट। प्रेफर्ड साइड ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट को जिस साइड प्रेफर किया जाता है उस पे हम देख लेते हैं कि अगर राइट थाई पे अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो हम लेफ्ट थाई पे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं।
नेक्स्ट आता है मिड डेल्टोइड साइड। मिड डेल्टोइड साइड में आता है यूज टू इंजेक्ट द वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग। बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग जो है उसके हिसाब से जो है हम इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। देन हम बात करते हैं जब हमारे को बहुत ही कम जो ड्रग है वो डालनी होती तब हम इंट्रामस्कुलर में मिड डेल्टोइड साइड पे डालते हैं। मिड डेल्टोइड साइड जो होती है ये होती है हमारी जो शोल्डर के इस साइड में जो डेल्टोइड मसल्स होती है उस पर लगाया जाता है। देन हम बात करते हैं, एक नोट ध्यान रखना कि बच्चे जिनके अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें इतने मसल्स फॉर्म नहीं हो जाते बड़ों के जितने कि आप उसके अंदर आईएम डाल सको। तो ध्यान रखना कि एब्जॉर्प्शन जो है उसमें क्या होता है, सबक्यूटेनियस से एक तो वो ज्यादा जल्दी एडमिनिस्टर्ड होता है और वॉल्यूम अप टू कितना 3 ml तक का ही आप वॉल्यूम यानी 3 ml तक का ही ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कीजिए। देन हम बात करते हैं स्पेशल टेक्निक जो है इंट्रामस्कुलर में लगाते हैं जो कि एयरलॉक प्रोसीजर। सबसे पहले एक्सपेल द एयर फ्रॉम द सिरिंज ऑफ 0.2 ml। 0.2 ml आप उतना जो है वो बाहर निकाल दीजिए ड्रग को और उसको हम एक्सपेल करते हैं एयर लीक के। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इंजेक्शन पे जब हम इस प्रकार से एयर लीक करते हैं उस चीज को करनी है, एयर को करना है क्योंकि एयर एम्बोलिज्म ना हो जाए। देन स्ट्रेच द स्क्रीन ऑफ द थाई विद द इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर से जो है आपको उसकी जो थाई है उसकी स्किन को इंडेक्स स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने के बाद इंसर्ट द फुल निडल क्विकली टू द मसल्स। फटाफट से पूरी मसल्स के अंदर जो है आपको जो है निडल को अंदर की साइड में प्लेस कर देना है। इसके बाद पुल द पिस्टन टू कन्फर्ट द ब्लड वेसल्स। आपको क्या करना है कि आपको अब क्या करना है, पिस्टन जो उसका पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसको आपको ऊंचा ऊपर करना है। ऊपर क्यों करना है, क्योंकि देखना है कि अगर उसमें ब्लड आ जाता है तो समझ जाओ ब्लड वेसल्स के अंदर आपका जो ड्रग है वो चला गया है यानी वो आईवी चला गया है। और अगर ब्लड नहीं आता है दैट मीन्स कि ठीक है हमारा जो ड्रग है वो सही जगह पे निडल है सही जगह पे गया है। और फिर आपको उसको क्या कर देना है, जेंटली धीरे धीरे स्लोली आपको उसको पुश कर देना है जिसके थ्रू वो जो है एडमिनिस्टर्ड हो जाएगी ड्रग। देन हम बात करते हैं जेड मेथड टेक्निक। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। इसका जो मेन काम होता है ना, इसका ऐसा होता है मान लो ये स्किन है, स्किन के अंदर जो है आप जेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हो। इस प्रकार से जो है स्किन को पकड़ते हो, स्किन को इस प्रकार से जेड शेप देते हो, ऐसे जेड शेप देते हो। जेड शेप क्यों देते हो, ताकि जो उसमें मसल्स के अंदर जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग है वो इजियरली हो जाए और इस प्रकार की कोई जो एयर जो है वहां पे नहीं मौजूद नहीं रहे। इसके अंदर क्या आता है कि इट इज रिकमेंडेड व्हेन द एडमिनिस्ट्रेशन द आईवी मेडिकेशन यूज्ड टू मिनिमाइज द लोकल स्किन इरिटेशन बाय सीलिंग द मेडिकेशन इनटू द मसल टिश्यू। मसल टिश्यू के अंदर इसका मेन काम होता है ड्रग को लीक नहीं होने देना। मेन काम क्या होता है, ड्रग को लीक नहीं होने देना। जब आप ऐसे जेड टेक्निक इस्तेमाल कर लेते हो तो वो मसल्स के अंदर वो ड्रग जो है सील्ड हो जाती है। जेड टेक मेथड आप पुट निडल ऑन द सिरिंज फॉर प्रिपेयरिंग द मेडिकेशन। मेडिकेशन को प्रिपेयर करने के बाद में जो है आपको जेट ट्रिक मेथड को जो है न्यू नीडल के सिरिंज से करना है। ऐसा नहीं है कि जिस नीडल से आपने ड्रग भरी उसी को ही एडमिनिस्टर कर दो, नई सिरिंज का इस्तेमाल होता है जेट टेक्निक अंदर। साइट ऑफ सबक्यूटेनियस। अब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कैसे लगाओगे, क्या साइट होगी, तो है ना नोट ओवर द बोनी प्रोमिनेंस। बोनी प्रोमिनेंस का मतलब होता है ये ये यानी जहाँ हड्डियां निकली हुई दिखती हैं आपको वहां पे आपको बोनी प्रोमिनेंस कहते हैं। बोनी यानी बोन का उभार, हड्डी का उभार जहाँ होता है वहां नहीं एडमिनिस्ट्रेट करना है क्योंकि वो बोन की इंजरी को कोज कर सकता है। सुटेबल साइट जो है उसके बाद में हम बात करते हैं फ्री फ्रॉम लार्ज ब्लड वेसल्स और नर्व। जहाँ पे ज्यादा ब्लड वेसल्स या फिर नर्व जो है वहां ना हो क्योंकि सब क्यूटेनियस लगा रहे हैं, इंट्रावस्कुलर नहीं। इसके बाद में आता है आउटर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म। अपर आर्म जो होती है उसके आउटर एस्पेक्ट के ऊपर, अपर आर्म जो होती है उसके आउटर एस्पेक्ट के ऊपर आपको जो है सबक्यूटेनियस लगाना चाहिए। और उसके बाद में पोस्टर चेस्ट वॉल, पोस्टीरियर टू द चेस्ट वॉल ऑफ बिलो द स्कैपुला। स्कैपुला के बिलो और चेस्ट वॉल के पीछे की साइड में आप इसको लगा सकते हो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल फ्रॉम बिलो द ब्रेस्ट टू द इलियक रेस्ट। इलियक रेस्ट जो है उससे बिलो की साइड में, ब्रेस्ट के जो बिलो है उसकी साइड में जो है आप लगा सकते हो। एब्डोनिम ब्रेस्ट वॉल के आगे और इलियक के इलियक के बिलो, ब्रेस्ट टू इलियक, बिलो द ब्रेस्ट टू इलियक आप जो है वहां लगा सकते हो। एंटीरियर एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, ये हमने अभी पढ़ा है, डोज होनी चाहिए 1 ml की। और एग्जांपल में इंसुलिन देखा होगा, इंसुलिन पेट पे भी लगता है, जांग पे भी लगता है, तो ये सारे जो है इंसुलिन
जो डायबिटीज वाले पेशेंट है उसमें सब क्यूटेनियस ही लगता है। इंट्राडर्मल जो होती है, इंट्राडर्मल डर्मल जो स्किन की लेयर होती है उसमें लगाना होता है, तो इनर एस्पेक्ट ऑफ लोअर आर्म, फोर आर्म के जो लोअर आर्म होते हैं उसके अंदर आप लगा सकते हो। अपर एस्पेक्ट ऑफ एंटीरियर चेस्ट एंड अपर एस्पेक्ट ऑफ पोस्टीरियर चेस्ट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ आर्म, अपर आर्म के जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है उसमें। इसके अलावा यूजुअली हैव द लॉन्गेस्ट एब्जॉर्प्शन टाइम, और ये जो है सबसे ज्यादा जो है एब्जॉर्ब होने में टाइम लेता है, और इसकी डोज जो है वो कम ही लगती है 0.5 ml, क्योंकि उसको लॉन्ग टाइम लगता है। अगर ज्यादा डोज दे दोगे तो एब्जॉर्प्शन के अंदर जो है अल्टरेशन पैदा कर देगा वो। इसके अलावा आता है दिस रूट इज मोस्टली यूज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज, डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। जैसे हम जो है डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, एक और हमारा क्वेश्चन बनता है डिप्थीरिया में स्काइक टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है? स्काइक टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि क्या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को देखने के लिए। इसके अलावा टीबी में जो मोन्टेक्स टेस्ट होता है, मोन्टेक्स टेस्ट टू डिटेक्ट टीबी, इसके लिए टीबी के लिए, उसमें भी जो है ये चीज हमारे को देखने को मिलती है कि इंट्राडर्मली लगता है। ज्यादातर ये लोग काम में एडमिनिस्टर ड्रग के लिए नहीं आता, वो चेक करने के लिए आता है कि स्किन पे या किसी प्रकार की कोई एलर्जी तो नहीं हो जाती है। अब कैथेटराइजेशन, कैथेटर जो आप टॉयलेट की नली जिसको हम बोलते हैं लोकल भाषा में, उसके लिए जो है हम क्या करते हैं, कैथेटराइजेशन करते हैं। यूरिनरी कैथेटराइजेशन इज इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्यूब और द कैथेटर थ्रू द यूरेथ्रा इनटू द यूरिनरी ब्लैडर टू ड्रेन द ब्लैडर। जब एक पेशेंट है वो आपका, अगर वो उसका जब अगर वो टॉयलेट नहीं जा पा रहा है, वो यूरिन पास आउट करने में अनेबल है, तो हम कैथेटर लगाते हैं। कैसे करते हैं? एक ट्यूब को जो है यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के अंदर डाला जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि हम जो है क्या करते हैं, उससे वो एक जो लिगोकेन जेल होता है उसको सबसे पहले जो है वो उसके जो जेनाइटल्स है उसमें इंसर्ट किया जाता है कैविटी के अंदर, और वो जो ट्यूब को है फिर इंसर्ट किया जाता है अंदर, जिसके थ्रू उसको एनेस्थेटिक फील मिलता है। उसको उस समय जो है किसी प्रकार का पता नहीं चलता है। देन हम उसके अंदर एनएस को पुश करते हैं, जो कि क्या करता है, अंदर एक बल्ब बना देता है जो कि ब्लैडर को पुश करने का काम करता है और उस नली को अंदर ठहराने का काम करता है। देन उसके बाद में हम उधर दूसरी सिरिंज से जो सिरिंज है उससे प्लंगर को पिस्टन को प्लंग करके देखते हैं और देखते हैं कि उसमें यूरिन आ गया। देन हम उसको यूरोबैग से कनेक्ट कर देते हैं, जिसके थ्रू वो पेशेंट जो है अच्छे से यूरिन पास आउट कर सकता है। देन हम बात करते हैं इंडिकेशन कब कब आप दे सकते हो। तो एनेस्थाइज्ड और सेडेटेड फॉर सर्जरी और मेडिकेशन। अगर कोई पेशेंट है जिसको एनेस्थीसिया हुआ है, सर्जरी हुई है, उसकी वजह से एनेस्थीसिया है और वो उसको पता नहीं चल रहा है कि ब्लेडर सेंसेशन मिक्सचरेशन के जो सेंसेशन है वो नहीं आते, तो उस समय आप इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, जब वो पेशेंट जो है वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पैदा हो जाता है उसमें, तो उस समय भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बीपीएच यानी कि बेनिन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, बेनिन प्रोस्टेट जो हाइपरट्रोफी है उसके अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि कुछ समय के लिए बॉडी जो है यूरिनरी ब्लैडर जो है वो क्या होता है कि यूरिन पास आउट नहीं कर पाता, अंदर ही रोकता है, तो उस समय से आपको पेन होता है कि मुझे टॉयलेट आता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको कंट्रोल करो, जो पेन होता है वो पेशेंट को वो पेन महसूस होता है, उस समय जो है भी आप उसको कैथेटराइज कर सकते हो। पैरालिसिस जो पेशेंट है या फिर उसको किसी प्रकार की कोई इंजरी हुई है या फिर उसकी जो है इधर वो जो है वो टॉयलेट या यूरिनल्स जो होते हैं, यूरिनल्स जो होते हैं एक तरह के क्या होते हैं हमारे जो टॉयलेट सीट्स होती है, टॉयलेट फैसिलिटी को यूज नहीं कर पाता, तो उस समय भी आप उसको कैथेटराइज कर सकते हो। मान लो घर में कोई है नहीं सेवा करने वाला कि भाई बार बार टॉयलेट कौन करे, देना आप कैथेटराइजेशन कर सकते हो। बिफोर एंड आफ्टर सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन जो मदर बेबी जो ऑपरेशन से होता है एलएससीएस यूएससीएस, तो उसके थ्रू आप कर सकते हो। या यूरिथ्रल सर्जरी हुई है किसी प्रकार की, उस समय हिस्टेरेक्टमीज हुई है, हिस्टेरेक्टमी का मतलब क्या होता है, नसबंदी जिसको हम कहते हैं, उसको उस समय भी आप कर सकते हो। मेल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी फीमेल के अंदर की बात कर रहा हूँ। हिस्टेरेक्टमी जो होता है पूरे यूरेथ्रा को बाहर निकाल दिया जाता है। ऑन द पेशेंट ऑफ जेनाइटल इंजरी, उसको जेनाइटल ऑर्गन जो है उसके चाहे पेनिस हुआ या वजाइना हुआ, उस समय किसी प्रकार की कोई इंजरी हो गई तो उस समय आप जो है कैथेटराइजेशन कर सकते हो। इसके अलावा कितने तरह के कैथेटराइजेशन हो सकते हैं, तो एक तो हमारा सबसे पहला जो आता है फोलेस कैथेटर, द मोस्ट स्टेरलाइज
जो ऑरेंज कलर का कैथेटर आप देखते हो, स्ट्रेट जो कैथेटर होता है, उसको हम कितने वे में इस्तेमाल कर सकते हैं? 2 वे में और 3 वे में कर सकते हैं। इसके अलावा रबर कैथेटर होता है, कंडोम कैथेटर होता है। क्लीनिंग इज डन फ्रॉम यूरेथ्रल ओरिफिस टू एनल ओरिफिस। याद रखना क्लीनिंग कैसे होगी? यूरेथ्रल ओरिफिस से, किससे? हमारे एनल ओरिफिस से। इनर टू आउटर एस्पेक्ट यहीं चलेंगे, ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में स्टेराइल इन्वेंटिंग ट्यूब जो होती है वो क्या होती है? स्ट्रेट इज यूज। होलेस जो होता है वो क्या होता है? इनवेलिंग ट्यूब। इनवेलिंग का मतलब होता है इंसर्ट करने वाली जो ट्यूब होती है वो क्या होती है? हमारी स्ट्रेट होती है। इसके अलावा पोजीशन कौन सी दोगे पेशेंट को? ध्यान रखना कैथेटराइजेशन के समय डोर्सल रिकमेंड पोजीशन जो है हम इस्तेमाल करते हैं। और मेल के अंदर सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन का मतलब होता है पेशेंट जो है ऐसे सीधा लेटा हुआ होता है। पेशेंट जो है ऐसे सीधा लेटा हुआ होता है। That are known as supine position. That is known as supine position. देन हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जिसमें लिखा है यूरिनरी कैथेटर का जो साइज है उसके बारे में बात करते हैं। साइज ऑफ कैथेटर जो है उसको हम किससे? फ्रेंच स्केल एफआर से जो है डिनोट, सॉरी एफआर से जो है वो डिनोट की जाती है। देन हम बात करते हैं कि टिपिकल वेट एंड ट्यूब साइज ऑफ फॉर एज फोलेस कैथेटर। फोलेस कैथेटर के लिए आप क्या क्या टिपिकल साइज देते हैं? तो ये सारी चीजें जो है हमारे को ये टेबल लर्न करनी पड़ेगी कि 0 to 6 मंथ में और अगर उसका वेट जो है वो कितना है हमारा 3.5 से लेकर 7 तक है तो फोलेस कैथेटर कितने फ्रेंड्स का होना चाहिए? 6 का। इसके अलावा 1 साल का बच्चा है 10 किलो वेट है 6 से 8 होना चाहिए। 2 साल का बच्चा है 12 किलो वेट है तो उसका 8। 3 साल का बच्चा है उसका अगर 14 किलो वेट है तो 8 से 10 फ्रेंच का कैथेटर। 5 साल का बच्चा है तो 18 किलो अगर उसका वेट है तो अब हम उसको कितना दे सकते हैं? हम उसको कितना देते हैं? 10 FC का कैन्युला लगाया जाता है। फोलिस कैथेटर जो 10 फ्रेंच का लगाया जाता है। 8 साल का बच्चा है 27 किलो वेट है देन उसमें 12 फ्रेंच का। 12 साल का बच्चा है वो वेराइटी ऑफ वेट हो सकता है जिसमें आपको कुल मिला के याद रखना 12 से 14 साल का। और मेल के अंदर जो है अडल्ट जब हो जाते हैं एडोलेसेंट एज आ जाती है उसके बाद से आप जो है 14 से 16 फीमेल में और 16 से 18 फ्रेंच जो है मेल के अंदर कैथेटर यूज कर सकते हैं। ये टेबल अच्छे से कंठस्थ कर लेना। कैन्युला की टेबल हुई, ये टेबल हुई, जो क्लासिफिकेशन आते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। क्लासिफिकेशन बनाने के लिए देते हैं राइट डाउन द फुलेस्ट कैथेटर क्लासिफिकेशन। तो आपको ये सही चीजें याद होनी चाहिए। देन हम बात करते हैं किस चीज की हमारे कि कैसे जो है कैथेटराइजेशन का यूज होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, द मेल क्लाइंट रिट्रैक्ट द फोर्थ स्किन, द पेनिस ड्रॉ अपवर्ड एंड फॉरवर्ड 90 डिग्री। देन हम उसके क्या करते हैं लेग्स के ऑर्डर में स्ट्रेंथन द यूरेथ्रा। देन हम क्या करते हैं उसके अंदर लिडोकेन जेल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में हमारे को क्या करना है कि लेवल ऑफ ब्लेडर, बिलो द लेवल ऑफ ब्लेडर, ब्लेडर से जो है नीचे के साइड में हम जो है उसके यूरिनरी जो ड्रेनेज बैग है यूरो बैग जो है उसको रखते हैं। इसके अलावा CIC या क्लीनिंग इंटरमिटेंट सेल्फ कैथेटराइजेशन 10 to 15 ml of fluid is inserted to the balloon। जो वो फोलिस कैथेटर का बलून होता है, हमें पता है कि ये कैथेटर है। इस जगह जो है एक बलून आता है जब सॉरी नॉट, यहाँ जो है एक बलून फूल जाता है। वो बलून क्यों फूल जाता है? क्योंकि आपके जो यूरिनरी ब्लेडर्स हैं उनके अंदर जो है उसको होल्ड कर सके कैथेटर को। तो ये सारी चीजें, और उसको जितना ब्लैडर को वो पुश करेगा जो यूरिन है वो बाहर आएगा। ये चीज भी हमारे को ध्यान रखनी है। देन हम बात करते हैं मेल की साइज हमने पढ़ी है 19 से 20 सेंटीमीटर की। और फीमेल यूरेथ्रल की जो साइज होती है वो कितनी होती है हमारी, जो हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं, 4 सेंटीमीटर। इसके अलावा हम बात करते हैं द पेशेंट गेट द ब्लैडर स्पाज्म एंड पेन, जेंटली मैनिपुलेट द कैथेटर इन चेंज पोजीशन द बलून, रेस्टिंग द नेक ऑफ ब्लैडर। इसके अंदर क्या कर देते हैं कि जब आपको पेशेंट कहता है कि भाई मेरे तो यहाँ पे पेन हो रहा है, मान लो उसका बलून इस साइड है, तो आप जेंटली उसको है ना जो सर्कुलेट कर देंगे जिससे वो इस ब्लैडर से उस ब्लैडर की ओर जो है वो चला जाएगा और इस ब्लैडर को रिलीफ में महसूस होगा। ध्यान रखना क्या लिख रखा है इसमें, रोटेट द कैथेटर इफ यूरिन इज नॉट पास आउट। अगर यूरिन भी पास आउट नहीं होता तो उस समय भी आप रोटेट कर सकते हो और पेशेंट की जो पोजीशन है बलून की उसको चेंज कर सकते हैं नेक ऑफ ब्लड के पर जो वो रेस्ट कर रहा है।
इसके अलावा एक चीज बहुत जरूरी नोट लगाया हुआ है, डार्क कलर में लिखा हुआ है, ध्यान रखना, ड्यूरिंग द इंसर्शन ऑफ कैथेटर इफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन एक्सपीरियंस, विड्रॉ द कैथेटर अ लिटिल, रोटेट इट एंड इंसर्ट इनटू द ब्लैडर, थोड़ा सा बाहर निकाला, रोटेट किया, वापस अंदर उसको हमने जो है क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। देन हम एनिमा की बात करते हैं। एनिमा जो होता है, एनिमाटा भी इसको कहते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द लोअर बोवेल थ्रू द रेक्टम फॉर द पर्पस ऑफ रिलीजिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिकेशन एंड नरिशमेंट। आपका बोवेल जो है वो अगर उस समय जो है काम नहीं कर रहा है, बोवेल रेगुलरिटी जो है मेंटेन नहीं रह पा रही, तो उस समय जो है हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एनिमा का इस्तेमाल करते हैं। रेक्टम के थ्रू जो है बोवेल में हम जो है लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड होगा, जो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है लोअर बोवेल के अंदर हम एडमिनिस्टर करते हैं नरिशमेंट और मेडिकेशन के लिए। देन हम बात करते हैं पर्पस क्या क्या होते हैं एनिमा के, तो स्टिमुलेट द डेफिकेशन एंड कॉन्स्टिपेशन। किसी भी पेशेंट को अगर है ना जो किसी प्रकार की जो है कब्ज हो गई है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज हो जाना है, यानी वो पास आउट नहीं कर पाता बोवेल के थ्रू, तो उस समय जो है हम सिंपल इवाकुएट एनिमा का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारे को जो फीकल मेथड जो है वो अंदर हार्ड हो गया, तो उस समय हम ऑयल एनिमा का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए ध्यान रखना, हम किसका करते हैं, सिंपल इवाकुएट का। अगर फीकल मेथड जो आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अंदर हार्ड हो गया है, ऑयल एनिमा का इस्तेमाल करोगे। और मेडिकेशन देना है तो सेडेटिव एडिमा का इस्तेमाल करोगे, जो कि आपके सेडेशन का और एक तरह से एनेस्थेटिक एजेंट का काम करेगा, टू प्रोटेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन टू द इंटेस्टाइन। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर इंटेस्टाइन, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है उसकी इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या आप करोगे, हीटेंट एनिमा का इस्तेमाल करोगे। और टू रिलीव द गैसियस डिस्टेंशन, जिसमें कार्मिनेटिव गैस वगैरह बन गई है, तो उस समय आप कार्मिनेटिव एनिमा का जो है इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपको फ्लूइड और न्यूट्रिएंट लगाना है तो न्यूट्रिएंट एनिमा का पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट का क्या मतलब होता है, इंटेस्टाइन जो है वो आगे से आगे जब फूड को बढ़ाता है, हम जब फ्रेश होते हैं तब हम देखते हैं कि जब है ना अंदर से हमारे को पता चलता है कि जो पेट है वो खाली हो रहा है, तो वो खाली होने के लिए जो इंटेस्टाइन जो मूवमेंट करता है उसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। अगर वो कम हो जाता है तो उसको वापस बढ़ाने के लिए हम परगेटिव एनिमा का इस्तेमाल करते हैं। और जो शॉक है, किसी पेशेंट में शॉक आ गया है या किसी प्रकार से कोलैप्स हो गया है, पेशेंट गिर गया है या फिर उसको कोई इमरजेंसी ट्रॉमा हो गया, तो उसमें हम स्टिमुलेंट का इस्तेमाल करते हैं, स्टिमुलेंट एनिमा। और टेम्परेचर को कम करने के लिए आइस एनिमा का, कोल्ड एनिमा का इस्तेमाल करते हैं। टू क्लीन द बोवेल प्रायर टू द एक्सरे स्टडी विजुअलाइज्ड एंड सर्जरी बिलो। अगर मान लो मुझे बोवेल चेक करना है, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई फीकल मेटल पहले से प्रेजेंट होगा, तो उस समय मेरे को एक्सरे के अंदर फाइंडिंग जो है अच्छी नहीं मिलेगी, या एरर मिलेगी, या जो मुझे चाहिए वैसी नहीं मिलेगी। तो उस समय हम जो है क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। या कि बोवेल की सर्जरी हुई, या फिर जो मदर है वो किसी प्रकार मदर जो है वो लेबर में है, डिलीवर करने वाली है बेबी को, उस समय जो वो बॉडी को जब डिलीवर करती है, तो उस समय जो है हम क्या करते हैं, सलाइन एनिमा का यूज करते हैं। डायग्नोसिस के लिए बेरियम का इस्तेमाल करते हैं। बेरियम एक्सरे जो होते हैं वगैरह होते हैं, बेरियम क्या करता है बॉडी के अंदर, जब वो एक तरीके से क्या कर देता है, आपके ऑर्गन को अच्छा दर्शाता है एक्सरे के समय। उसके अलावा जो है वो प्रोटेक्ट भी करता है एक्सरे को यूवी रेज से। इसके अलावा हमारा आता है टू इंड्यूस द एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के लिए एनेस्थेटिक एनिमा लगाओगे। थैंक यू सो मच। आपको एनिमा की और आईवी फ्लूइड की जो क्लास है, फोलेस कैथेटर की जो क्लास है वो समझ में आई होगी। ध्यान रखना, नर्सिंग फाउंडेशन के जितने प्रोसीजर्स हैं उसकी छोटी छोटी डिटेल आनी चाहिए। अरे मैं ये बार बार इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठा था, मैंने को ये जो बारी चीजें नहीं देखी, ये की यही चीजें देखी। फिर मैंने कहा अरे यार ये तो नर्सिंग फाउंडेशन का वही कोर्स है जो कि मैं पढ़ता हूँ, वही मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, वही चीजें तो मैं पढ़ता हूँ, वही यहाँ आके पढ़ाता हूँ। रूम में इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि अच्छी क्वालिटी में मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे को जो आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। तुम्हारा बेसिक गोल ये नहीं है कि नर्सिंग करना, तुम्हें चाहिए क्वालिटी कंटेंट मिलना, जो पिंक क्लासेस तुम्हें प्रोवाइड करा रही है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।